Get ready, students, for hunt. The problem hunt. Hello my dear students, a warm welcome to our YouTube channel The Problem Hunt। जैसा कि आप लोगों ने आशीष सर का फिजिक्स का वीडियो देखा ही होगा, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और खास क्लास, बायोलॉजी ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, मैं चाहूंगा कि आपका कान और ध्यान दोनों मेरे तरफ रहे, और ऐसा करेंगे तो काफी हम लोग दोनों मिलकर इस क्लास को इंटरेस्टिंग बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बिना ज्यादा वक्त गंवाए अपने क्लास पे ध्यान देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सारे चैप्टर्स उंगलियों पर याद होने चाहिए। स्टेप नंबर 1 यही आपका पहला काम रहेगा। दूसरा काम है प्यारे बच्चों कि आप बुक्स को खोलिए। आपके पास चाहे एनसीईआरटी बुक हो या रेफरेंस बुक हो या कोई सा भी बायोलॉजी का बुक हो, उस बुक को खोलिए। उसका वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन करिए, याद करिए। अगर मीनिंग नहीं मिलता है, नहीं समझ आता है या प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए। कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में आपके जितने भी स्पेलिंग्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम देखकर जरूर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्लास शुरू किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो आपके सामने लिखा हुआ है, लाइफ स्पैन। सबसे पहला टॉपिक, आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको यही टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है लाइफ स्पैन। तो व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन जानने से पहले समझ लें व्हाट इज लाइफ। जीवन क्या है बच्चों? जीवन क्या है? आनंद है, दुख है, सुख है, क्या है? आप लोग जानते हैं? हाँ, जो आपके मन में चल रहा है वही है जीवन। आप जानते ही होंगे। चलिए मैं उसको क्लियर कर देता हूं। आपके बर्थ से लेके आपके डेथ तक का पीरियड, आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन दिस प्लैनेट। दैट इज व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड अ लिविंग प्लैनेट। जी हाँ बच्चों, धरती पर बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो उनका जन्म से यानी बर्थ से लेके डेथ यानी कि मृत्यु, इसके बीच का ही वक्त, इसके बीच का ही समय, उसे ही हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है ना बच्चों? तो डेफिनेशन एकदम इजी सा है, कोई दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ। यहाँ पर बच्चों बात एक ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर नेचुरल टर्म जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारा कभी कभी हमारा डेथ एक्सीडेंटल भी हो जाता है। तो उस एक्सीडेंटल डेथ को हम लोग लाइफ स्पैन में नहीं इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, कुछ और हम इस पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे प्राणी हैं, उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स का हम लाइफ स्पैन यहाँ लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा और इसे नोट डाउन भी करिएगा। तो बच्चों आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन मैंने यहाँ लिख रखे हैं और कुछ के आपको लिखने हैं। देखिए आप, एलिफेंट अप टू 70 इयर्स, रोज अप टू 35 इयर्स, डॉग 10 to 13 इयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, क्रोकोडाइल 60 इयर्स, हॉर्स 25 to 30 इयर्स। अलग अलग ब्रीड की घोड़ों की नस्ल अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जीवित रहते हैं। फ्रूट फ्लाई 40 to 50 इयर्स। यहाँ पर दो और ऑर्गेनिजम्स के नाम मैं लिखना चाहूंगा बच्चों, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर बच्चों दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम मैंने लिखे हैं जो एग्जैक्ट दिखने में तो एक समान है, दिखने में बिल्कुल, दिखने में साइज में वो एक समान है,
लेकिन जब उनके लाइफ स्पैन पे हम ध्यान देंगे या लाइफ स्पैन को जब देखेंगे तो हमको एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आता है, और उस डिफरेंस से एक मस्त सा कंक्लूजन निकल कर आता है। तो वो बच्चों है वो क्रो एंड पैरट। दीज आर टू बर्ड्स। ये दोनों पक्षियां हैं, जो पक्षियां दिखने में तो बिल्कुल एक ही शेप और साइज की होती हैं, मगर जब हम इनके लाइफ स्पैन को देखते हैं तो क्रो बस 15 years एंड पैरट 140 years. That is the huge difference between two birds which are similar in shape and size. तो इससे हमारा एक कंक्लूजन निकल के आता है कि लाइफ स्पैन को शेप और साइज से लेना देना नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई जानवर बहुत बड़ा है तो वो बहुत दिन जिएगा, कोई जानवर बहुत छोटा है तो वो बहुत कम दिन जिएगा। ऐसा बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन आपको नहीं लाना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आप बस कान और ध्यान यहाँ रखिए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है कि आज मैं आपको इस चैप्टर के हर एक एक अक्षर सह क्लियर करके जाऊंगा। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं, आपको एक बार इस सब को नोट कर लीजिए। हमारे जहन में एक सवाल आ रहा होगा बच्चों इस चैप्टर को पढ़ते समय कि वाई रिप्रोडक्शन इज नीडेड। रिप्रोडक्शन का क्या जरूरत है? नेचर रिप्रोडक्शन जैसे नेचुरल प्रोसेस को क्यों इनहेंस करता है, क्यों सपोर्ट करता है? तो उसका एक बेसिक आंसर यही होगा बच्चों। पहले तो हम लोग रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख चुका है, आप लोग नोट करिए इसको। तो जैसा कि डेफिनेशन कहता है कि इट इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones या ऑफस्प्रिंग। तो ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह दिखने वाले एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्शन क्लियर है? तो अब इसकी क्या जरूरत है? वाई रिप्रोडक्शन इज नीडेड, जो मेरा दूसरा सवाल था, उसका जवाब ये है कि अगर हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को लेते हैं तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं भी करता है तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की सारी स्पीसीज एक साथ इस प्रोसेस को रोक दें तो उस स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो अब आप लोग को लगभग एक गेस आंसर मिल रहा होगा कि क्यों ये जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, the offspring grows, matures and in turn produce new offspring. किसी भी प्रजाति के, किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने का मतलब है बच्चों रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाना। रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए। वो क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो कोई भी ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर करता है और अपने ही जैसे एक और ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है बच्चों। तो एक बात आप याद रखिएगा कि किसी भी जीव का सबसे बेसिक जरूरत दो चीज है, फीडिंग एंड देन ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। इस बात को याद रखना है आप लोगों को कि दुनिया में जितनी भी आपके चारों तरफ आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते होंगे वो उनका सबसे पहला जरूरत होता है फीड, उसके बाद ब्रीड। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने लिखा है इट एनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ एनी स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन के चलते पीढ़ी दर पीढ़ी लाइफ जो है धरती पर यानी अर्थ पर आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस हो जाता है इन द मीन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया लाइफ स्पैन,
अलग अलग ऑर्गेनिम्स के लाइफ स्पैन भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं जिसका नाम है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे और मैं जान रहा हूं कि आप लोग साथ साथ लिख भी रहे होंगे, तो यहाँ पर मोड्स कहें या टाइप्स कहें एक ही बात है। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, एक बहुत यहाँ पर भी बेसिक सा सवाल आता है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो, और आप ध्यान दीजिएगा, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? आइए देखते हैं। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर कि ऑन विच बेसिस, किस बेसिस पर। तो यहाँ पर बेसिस बच्चों बहुत क्लियर सा बेसिस है। तो बच्चों यहाँ पर एक सवाल आता है कि किस बेसिस पर हम लोग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। बेसिस क्या है और कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा रिप्रोडक्शन या कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो शो करेगा, ये दो सवाल हैं। इन दोनों सवाल के मैं जवाब आपको अभी देता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और भी कई सारे फैक्टर्स पे। तो मोटे तौर पर हम लोग इन्हीं दो फैक्टर्स पे ज्यादा बात करेंगे या थोड़ा ध्यान देना है, हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी। हैबिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर या तो एक्वेटिक हो सकता है या टेरेस्ट्रियल हो सकता है या एरियल हो सकता है, ये सारे उनके हैबिटेट्स हैं। ठीक है? तो और दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी का मतलब है आइदर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने या कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना? इन्हीं सब पर निर्भर करता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, एक छोटा सा बात है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है रिप्रोडक्शन लीड टू वेरिएशन। ये भी एक कारण है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो आज हम लोग सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक रुकेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है उसको समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों? तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे देखते हैं। बच्चों, ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी होगी कि प्रकृति ने दो तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस बनाए? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो अपनी जगह पर एक ही जगह पर रहते हैं, वो कहीं और नहीं जा सकते। दे आर इमोटाइल, या उसे सेडेंटरी भी कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म्स अपने आप को मीटिंग करने के लिए कहीं जा नहीं सकते, तो वो सेल्फ रेप्लिकेट हो जाते हैं। इसीलिए नेचर ने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बनाया होगा। आज भी ये टॉपिक
बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के बीच में बहुत माथापच्ची का विषय बना हुआ है, लेकिन एक मोटे तौर पर इसका जवाब यही हो सकता है कि एक सेडेंटरी यानी कि इनमोटाइल ऑर्गेनिज्म कहीं जा नहीं सकता है मेटिंग करने के लिए, और इसीलिए वो खुद से ही 2 भाग या 3 भाग या एंड सो ऑन कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर एक और क्वेश्चन इसी के साथ आ जाता है कि फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस का क्या जरूरत आन पड़ी। तो बच्चों, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो आप अपने चारों ओर देखते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है रिप्रोडक्शन लीड टू वेरिएशन। इसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल यानी कि उसमें एक ही पेरेंट शामिल होते हैं, आइदर मदर फादर, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई एक ही उसमें शामिल होते हैं। यहाँ देखिए, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि एक नए यंग वंस यानी एक नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म काफी है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? ये फर्टिलाइजेशन वर्ड क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म एंड ओवम, जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है, एग का मतलब ओवम के साथ जब फ्यूज करता है, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन हैपेंस, किसी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट है। तीसरा टॉपिक है ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, इसमें जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं देखा जाता है, इसीलिए उन्हें क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन मीन्स एग्जैक्ट रेप्लिका, हूबहू एक जैसे, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। यहाँ पर क्लोन टर्म क्यों यूज हो रहा है बच्चों? क्लोन टर्म क्यों यूज हो रहा है यहाँ पर? क्लोन टर्म का मतलब है जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट शामिल होने के चलते जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। दिखने में तो एक समान हो सकता है, लेकिन जेनेटिकली सेम कभी नहीं हो सकता है। क्लोन क्या है बच्चों? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोन? तो क्लोन होता है सच ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट। वैसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट से बिल्कुल सेम हो, उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। तो बच्चों देखिए, इट इज कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा हम लोग देख सकते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ लिमिटेड है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये हम लोग एनिमल्स में भी देख सकते हैं, प्लांट्स में भी देख सकते हैं, लेकिन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज द कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सेल डिवीजन के माध्यम से ही हो जाता है। और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? तो जनरली मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट्स। इन 2 ऑर्गेनिजम्स में, इन 2 ऑर्गेनिजम्स के पूरे ग्रुप में आप देखेंगे कि सिर्फ सेल डिवीजन से ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स के बारे में हम लोग अच्छे से वहां पे डिस्कस करेंगे। आज आप बस समझ लीजिए कि कितने टाइप्स हैं। तो मोटे तौर पर
6 टाइप्स मैंने यहाँ लिख रखा है, उसको आप लोग अभी नोट कर लीजिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और वो टाइप्स क्या क्या हैं? फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास यहीं खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.